दोस्तों, आज की कहानी है प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में दरार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। इन 30 सालों में इस अजनबी शहर में हम ऐसे रच बस गए मानो यही अपनी तपस्वी कर्मभूमि है। आज मुन्ने की माँ भी गांव में जाकर बसने का नाम नहीं लेती। मुन्ना के पापा सुनो तो, आज मुन्ना नया घर तलाशने की बात कर रहा था। वह काफी परेशान लग रहा था। मुझसे बोला कि मैं आपसे बात कर लूं, मगर मुझसे तो वह कुछ नहीं बोला। बात क्या है? मुन्ने की अम्मा, खुलकर बोलो। कोई वर्षों से बिल्डिंग को लेकर सीमित किराएदार, मालिक और हाउसिंग बोर्ड के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। ये तो मैं जानता हूँ, पर आखिरी में फैसला क्या हुआ? वह कह रहा था कि हमारी बिल्डिंग अब बहुत पुरानी और जर्जरी हो चुकी है, इसलिए बरसात के पहले सभी किराएदारों को घर खाली करने होंगे। सरकार की नई योजना के अनुसार इसे फिर से बनाया जाएगा, पर तब तक सबको अपनी अपनी छत का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। वह कुछ रुपयों की बात कर रहा था, जल्दी में था, इसलिए आपसे मिले बिना ही चला गया। गंगा प्रसाद तिवारी अब गहरी सोच में डूब गए। इतने बड़े शहर में बड़ी मुश्किल से घर परिवार का किसी तरह से गुजारा हो रहा था। बुढ़ापे के कारण उनकी अपनी नौकरी भी अब नहीं रही। ऐसे में नए सिरे से फिर से नया मकान ढूंढना, उसका किराया देना नाको चने चबाने जैसा है। गैलरी में कुर्सी पर बैठे बैठे तिवारी जी शून्य में खो गए थे। उनकी आंखों के सामने 30 साल पहले का वह मंजर किसी चलचित्र की तरह चलने लगा। 2 छोटे छोटे बच्चों और मुन्ने की मां को लेकर जब वे पहली बार इस शहर में आए थे, तब यह शहर अजनबी सा लग रहा था, पर समय के साथ वे यहीं के होकर रह गए। सेठ किला चंद जी एंड कंपनी के मुनीम जी। नौकरी छोटा सा ऑफिस, एक टेबल और कुर्सी, मगर व्यापार करोड़ों का था, जिसका मैं एक छत्र सेनापति था। सेठ जी की ही मेहरबानी थी कि उस कठिन दौर में बड़ी मुश्किल से लाखों की पगड़ी का जुगाड़ कर पाया और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा आशियाना बना पाया, जो ऊबदार घर बन गया। पता ही नहीं चला। दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने हक की रोटी सी जमीन, जहां सुकून से रात गुजर जाती थी, वह सुबह होते ही फिर वहीं रोज की आपाधापी भरी तेज रफ्तार वाली शहर की जिंदगी। पहली बार मुन्ने की माँ जब गांव से निकलकर ट्रेन में बैठी तो उसे सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। 2 रात का सफर करते हुए उसे लगा जैसे वह विदेश जा रही हो। धीरे से वह कान में फुसफुसाई, आजी, इससे तो अच्छा अपना गांव था। सभी अपने थे वहाँ। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पराये देश में आ गए हों। कैसे गुजारा होगा यहाँ? चिंता मत करो मुन्ने की माँ, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मन करेगा यहाँ रहेंगे, और जब घुटन होने लगेगी तो गांव लौट जाएंगे। गांव का घर, खेत खलियान इत्यादि सब है। अपने बड़े भाई के जिम्मे सौंप कर आया हूँ। बड़ा भाई पिता समान होता है। इन 30 सालों में इस अजनबी शहर में हम ऐसे रच बस गए मानो यही अपनी तपस्वी कर्मभूमि है। आज मुन्ने की माँ भी गांव में जाकर बसने का नाम नहीं लेती। उसे इस शहर में प्यार हो गया है। उसे ही क्यों, खुद मेरे और दोनों बच्चों के रोम रोम में यह शहर बस गया है। माना कि अब मैं थक चुका हूँ, मगर अब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है। उन्हें ढंग से नौकरी मिल जाएगी तो उनके हाथ पीले कर दूंगा और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर अपनी रफ्तार से दौड़ने लगेगी। अचानक किसी की आवाज ने तिवारी जी की तंद्रा भंकी। देखा तो सामने मुन्ने की माँ थी। आजी, किस सोच में डूबे हो? सुबह से दोपहर हो गई, चलो अब भोजन कर लो। मुन्ना भी आ गया है, उससे पूरी बात कर लो और सब लोग मिलकर सोचो कि आगे क्या करना है। आखिर कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा।
भोजन के बाद तिवारी जी का पूरा परिवार एक साथ बैठकर विमर्श करने लगा। मुन्ने ने बताया, पापा, हमारी बिल्डिंग का हाउसिंग बोर्ड द्वारा रिडेबल पेमेंट किया जा रहा है। सब कुछ अब फाइनल हो गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें मालिकाना अधिकार का 250 स्क्वायर फीट का फ्लैट मुफ्त में मिलेगा, मगर वह काफ़ी छोटा पड़ेगा। इसलिए यदि कोई अलग से या मौजूदा कमरे से जोड़कर एक और कमरा लेना चाहता हो तो उसे एक्स्ट्रा कमरा मिलेगा, पर उसके लिए बाजार भाव से दाम देना होगा। ठीक कहते हो मुन्ना, मुझे तो लगता है कि यदि हम गांव की कुछ ज़मीन बेच दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा और एक कमरा अलग से मिल जाएगा। अधिक रुपयों का इंतजाम हो जाए तो यह बिल्कुल संभव है कि हम अपना एक और फ्लैट खरीद लेंगे, तिवारी जी बोले। बरसात से पहले तिवारी जी ने सरकारी डेवलपमेंट बोर्ड को अपना रूम सौंप दिया और पूरे परिवार के साथ अपने गांव आ गए। गांव में प्रारंभ के दिनों में बड़े भाई और भाभी ने उनकी काफ़ी अवभगत की, पर जब उन्हें पूरी योजना के बारे में पता चला तो वे लोग पल्ला झाड़ने लगे। यह बात गंगा प्रसाद तिवारी की समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें कुछ शक हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह जमीन की खोजबीन शुरू की। हकीकत का पता चलते ही उनके पैरों तले की जमीन ही रसक गई, मानो उन पर आसमान टूट पड़ा हो। अजी, क्या बात है? खुलकर बताते क्यों नहीं? दिन भर घुटते रहते हो। यदि जेठ जी को हमारा यहाँ रहना भारी लग रहा है तो वे हमारे हिस्से का घर, खेत और खलियान हमें सौंप दे। हम खुद अपना बना खा लेंगे। धीरे बोलो भाग्यवान, अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद उस कमीने भाई ने जालसाजी से अपने नाम करा ली है। झूठे कागजात बनाकर उसने दिखाया है कि मैंने अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद उसे बेच दी है। हम बर्बाद हो गए। मुन्ने की मम्मा, अब तो एक पल के लिए भी यहाँ कोई ठहर ठिकाना नहीं है। हमसे सबसे बड़ी भूल हुई कि साल 2 साल में एक आध बार यहाँ आकर अपनी जमीन जायदाद की कोई खोज खबर नहीं ली। अरे दैया, ये तो घात हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कौन देगा हमें सहारा? यहाँ आएंगे हम अपने इन दोनों बच्चों को लेकर। बच्चों को इस बात की भनक लग जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विलाप करके मुन्ने की माँ रोने लगी। पूरा परिवार शौक में डूब गया। ना चाहते हुए भी तिवारी जी के मन में घुमड़ती पीड़ा की गठरी आखिर खुल ही गई थी। इसके बाद तिवारी परिवार में कोई दिनों तक वाद विवाद विमर्श होता रहा। सुकून की रोटी जैसे उनके नसीब की परीक्षा ले रही थी। अपने ही गांव घर में अब गंगा प्रसाद जी का परिवार बेगाना हो चुका था। उन्हें कोई सहारा नहीं दे रहा था। वे लोग जान चुके थे कि उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, पर इस समय गुजर बसर के लिए छोटी सी झुग्गी भी उनके पास नहीं थी। गांव की जमीन के हिस्से की पावर ऑफ एटर्नो बड़े भाई को देकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी के चलते आज वे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। उसी गांव में मधुकर चौहान नामक संपन्न दलित परिवार था। गांव में उनकी अपनी बड़ी सी किराए की दुकान थी। बड़ा बेटा राजकुमार पढ़ा लिखा और आधुनिक ख्यालात का था। जब उसे छोटे तिवारी जी के परिवार पर हो रहे अन्याय के बारे में पता चला तो उसका खून खौल उठा, पर वह मजबूर था। गांव में जात बिरादरी की राजनीति से वह पूरी तरह परिचित था। एक ब्राह्मण परिवार को मदद करने का मतलब अपनी बिरादरी से शेष लेना था, पर दूसरी तरफ उसे शहर से आए उस परिवार के प्रति लगाव भी था। उस दिन घर में उसके पिताजी ने तिवारी जी को लेकर बात छेड़ी। जानते हो तुम लोग, हम वही दलित परिवार हैं जिसके पुरखे किसी जमाने में उसी तिवारी जी के यहाँ
पुश्तों से हरवाही किया करते थे। तिवारी जी के दामाद जी बड़े भले इंसान थे। जब हमारा परिवार रोटी के लिए मोहताज था, तब इस तिवारी जी के दादाजी ने आगे बढ़कर हमें गुलामी की दास्ता से मुक्त देकर अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया था। उस अन्नदाता परिवार के एक सदस्य पर आज विपदा की घड़ी आई है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज उसी परिवार की बदौलत गांव में हमारी दुकान है और हम सुखी हैं। हाँ बाबूजी, हमें सच का साथ देना चाहिए। मैंने सुना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब बैंक के दरवाजे सामान्य लोगों के लिए खुले, तब बड़े तिवारी जी ने हमें राह दिखाई थी। यह उसी परिवर्तन के दौर का नतीजा है कि अभी कभी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला गांव का यह दलित परिवार आज संपन्न परिवार में गिना जाता है और शान से रहता है। राजकुमार ने अपनी जोरदार मुकारी भरी। राजकुमार ताला ठोककर अब छोटे तिवारी जी के साथ खड़ा हो गया था, काफी सोच समझकर। चौहान परिवार ने छोटे तिवारी जी से गहन विचार विमर्श किया। हम आपको दुकान खुलवाने और सिर पर छत के लिए जगह, जमीन, पैसा इत्यादि की हर संभव मदद करने को तैयार हैं। आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे तो यह लड़ाई आसान हो जाएगी। एक दिन आपको आपका हक जरूर मिलेगा। चौहान परिवार का भरोसा और साथ मिल जाने से तिवारी परिवार का हौसला बढ़ गया था। राम कुमार के सहारे अंकिता अपनी दुकानदारी को बाखूबी संभालने लगी थी। इससे घर में पैसे आने लगे थे। धीरे धीरे उनके पंखों में बल आने लगा और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। तिवारी जी की दुकानदारी का भार उनकी बिटिया अंकिता के जिम्मे था, क्योंकि तिवारी जी और उनका बड़ा बेटा अक्सर कोर्ट कचहरी अब शहर के फ्लैट के काम में व्यस्त रहते थे। इस घटना से गांव के ब्राह्मण घरों में जात बिरादरी की राजनीति जन्म लेने लगी। कुंठित दलित बिरादरी के लोग भी राजकुमार और अंकिता को लेकर साजिश रचने लगे। चारों ओर तरह तरह की अफवाहें रंग लेने लगी, पर बाप बेटे ने पूरे गांव को खरी खोटी सुनाते हुए अपने हक की लड़ाई जारी रखी। इस काम में राजकुमार तन, मन और धन से उनके साथ था। उसने जिले के नामचीन वकील से तिवारी जी की मुलाकात कराई और उसकी सलाह पर ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। छोटी मोटी इस उड़ान को भरते भरते अंकिता और राजकुमार कब दूसरे को दिल से बैठे, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। इस बात की भनक पूरे गांव में लग जाती है। लोग इस बेमेल प्यार को जात का रंग देकर तिवारी चौहान परिवार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस काम में अंकिता के ताऊजी अग्रणीय भर थे। गंगा प्रसाद के परिवार को जब इस बात की जानकारी होती है तो वे राजी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इतने वर्षों तक बड़े शहर में रहते हुए उनकी सोच भी बड़ी हो चुकी थी। जात बिरादरी के बजाय सम्मान, इज्जत और इंसानियत को वे तवज्जो देना चाहते थे।